किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया। कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को होगा सीधा फायदा। मशीनों के दाम कम होने से किसानों की लागत होगी कम, कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा में गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवराज ने कहा, सेवा के बिना धर्म अधूरा है। देशवासियों से बाढ़ से प्रभावित पंजाब के आमजनों की मदद करने की अपील। नीति आयोग ने भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों की सिफारिश की। कहा, आने वाले वर्षों में भारत के दाल उत्पादन में लगातार वृद्धि होने की संभावना। 2030 तक उत्पादन बढ़कर 34.45 मिलियन टन और 2047 तक 51.57 मिलियन टन होने का अनुमान। प्राकृतिक आपदा से उबरने की कोशिश में पंजाब, हिमाचल में फिर हुआ भूस्खलन। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर। दिल्ली में घटने लगा यमुना का पानी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को कहा था कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाए जाएंगे और उन सुधारों से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारा उद्देश्य खेती में उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादन बढ़ाना है। जीएसटी सुधारों से देश के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं, दूध और दूध से बने उत्पादों में महिला स्वयं सहायता समूह बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं, जिससे कई बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ हो गई, इसकी मांग भी बढ़ेगी और दूध खरीद के डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले वो भी लाभ में रहेंगे और किसानों को भी सीधा सीधा जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज़्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि सौर ऊर्जा के उपकरणों में भी जीएसटी में कमी की गई है, जिसका लाभ किसानों को होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मछली पालक किसान और शहद उत्पादक किसानों को भी जीएसटी में की गई कमी का लाभ पहुंचेगा। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी में जो कमी की गई है उससे किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि जीएसटी सुधारों से देश के जो किसान हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और मध्य प्रदेश में का जो भोपाल है, प्रेस वार्ता को उन्होंने संबोधित किया और ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सौर ऊर्जा के उपकरणों में भी जीएसटी में कमी की गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है किसानों के लिए। किसानों को इससे जहाँ फ़ायदा होगा, वहीं अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में भी फ़ायदा होने के साथ साथ पूरे भारत को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिल्कुल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, और आपको बता दें कि एनडीए सरकार आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ ये एक बड़ा कदम है जिससे यकीनन जो किसान हैं और जो बहनें हैं, लखपति बहनें, उनको फ़ायदा मिलेगा।
ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी कम की गई है, 12 से घटा के 5%। इससे सस्ते सौर ऊर्जा आधारित उपकरण वो और सस्ते होंगे, क्योंकि किसान ऊर्जा दाता भी बने, इसका प्रयत्न भी चलता है सौर ऊर्जा के आधार पर, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह उस पर भी जीएसटी कम की गई है। तो जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जो उपकरण हैं, ड्रिप के स्प्रिंकलर, उस पर भी जीएसटी कम की गई, वो और सस्ते हो जाएंगे और किसान की पहुंच में और आसानी से आएंगे, तो किसान उनका भी इस्तेमाल करेगा, तो पानी भी बढ़ेगा, पानी भी बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा। मछली जो उत्पादक किसान है, देश के बड़े हिस्से में मछली पालन का काम होता है, केवल समुद्रों में नहीं, अब तो खेतों में भी तालाब बना के व्यापक पैमाने पर मछली पालन का काम किया जा रहा है। तो इस पर भी जो तैयार या संरक्षित मछली पर भी कर की दर कम की गई है, उससे भी देश भर के जो मछली पालन के काम में किसान लगे हैं उनको लाभ होगा। वैसे प्राकृतिक शहद पर भी जीएसटी कम होगा, तो शहद उत्पादक किसान, उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को भी जीएसटी में की गई कमी का लाभ पहुंचेगा। फल और सब्जियां अब जरूरी हो गया कि इनकी वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें। इस प्रोसेसिंग पर भी तैयार संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे, इन पर भी जीएसटी घटाई गई है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसान को मिलेगा। वैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, उसको भी इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती और रासायनिक उत्पादों में जीएसटी में की गई कमी का लाभ किसानों को ही मिलेगा। कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी, तो उसमें लाभ होगा, और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। फर्टिलाइजर पर भी जो अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन पर भी 18% से घटा के जीएसटी 5% की गई है। ये कच्चा माल है जो उर्वरक तैयार करता है, इससे भी निश्चित तौर पर इनकी कीमतें कम होगी, तो किसान को उसका भी लाभ होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा में गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी धार्मिक केंद्र हैं, सभी समाज सेवा और समाज सुधार का माध्यम भी बनना चाहते हैं। सेवा के बिना धर्म अधूरा है और लोगों की सहायता करना और लोगों का सहयोग करना भी हमारे लिए मदद है। मतलब लोगों की सेवा ही असली भगवान की पूजा है। उन्होंने देशवासियों से बाढ़ से प्रभावित पंजाब के आमजनों की मदद करने की अपील की। हमारे जितने भी धर्म केंद्र है, सब समाज सेवा और समाज सुधार का माध्यम भी बनना चाहिए। सेवा के बिना धर्म अधूरा है और लोगों की सहायता करना, लोगों को सहयोग करना, मदद करना, मतलब लोगों की सेवा ही असली भगवान की पूजा है। हम सबका कर्तव्य है। पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है, ऐसे समय देश को भी पंजाब की सेवा के लिए हाथ उठाना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वदेशी को बढ़ावा देने तथा भारत में निर्मित उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हमारे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें देश के लिए जीना है और देश के लिए जीने के लिए एक संकल्प लेना कि हम अपने देश में बनी चीजों का ही उपयोग करेंगे। हमारे देश में उत्पादित वस्तु
चाहे कोई कंपनी बनाए, व्यक्ति बनाए, कोई फैक्ट्री बनाए, घर में बने, कोई बनाए, वो हमारे लोगों को रोजगार देती है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और इसलिए हम अपने देश में बनी चीजें खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, अपने देश के लिए जिएं। ये अपने देश के लिए जीना है। और आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग ने भारत को 2030 तक दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और 2047 तक दालों का उत्पादन दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों और उपायों की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में भारत के दाल उत्पादन में लगातार वृद्धि होने की संभावना है और 2030 तक उत्पादन बढ़कर 34.45 मिलियन टन और 2047 तक 51.57 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2022 में 26.06 मिलियन टन था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाना है। यूएचटी दूध और पनीर अब पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दिए गए हैं। वहीं सूखे मेवे, डायबिटिक फूड और दूध आधारित पेय पदार्थों पर कर घटाकर 5% किया गया है। इससे पौष्टिक भोजन और स्नैक्स अधिक सस्ते और सुलभ होंगे। जिम व फिटनेस केंद्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे युवाओं और कामकाजी वर्ग के लिए फिटनेस अधिक किफ़ायती होगी और फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस सिलसिले में सरकार का कहना है कि सिन गुड्स जैसे तंबाकू, पान मसाला और शुगरी ड्रिंक्स पर कर में कोई कटौती नहीं की गई है। इसका लक्ष्य है स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और गैर संचारी रोगों एनसीडी की रोकथाम। ये जीएसटी सरलीकरण सरकार के आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों को गति देगा और स्वास्थ्य प्रधान कर व्यवस्था को स्थापित करेगा। अब बात आम आदमी के कार खरीदने का सपना पूरा होने की। और आपको बता दें कि कार भी खरीदी जा सकती है, कई सपने पूरे किए जा सकते हैं, इसमें आसानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का सीधा असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। कार और बाइक के साथ साथ कृषि के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर पर जीएसटी दरों में कमी से किसान और आम खरीदारी को राहत मिलेगी। जीएसटी दर के बदलाव से सामान्य वर्ग को राहत मिलेगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने छोटे पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की कीमतें कम करने के लिए जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नई कर दर पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर लागू होगी। साथ ही 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी यह छूट लागू होने से दाम में कमी आएगी और आम खरीदार को राहत मिलेगी। साथ ही छोटे और बजट सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। वहीं ऑटो रिक्शा और 3 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ ऑटो चालकों को मिलेगा। इससे लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन पर जीएसटी दर 18% कर दी गई है। इससे बस, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों के दाम में कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सेक्टर की सेवाओं में वृद्धि होगी। From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts. वहीं ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसका किसानों को बहुत लाभ होगा। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों के दाम कम होंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर टायर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमत में भी कमी आएगी। मशीन के दाम कम होने से किसानों की लागत कम होगी, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc.,
are all coming down from 12 to 5%. विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी स्लैब में इस व्यापक बदलाव और कंपनसेशन सेस को हटाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले महीनों में मजबूत मांग देखने को मिलेगी। ऑटो निर्माता कंपनियां अगले कुछ तिमाहियों में बिक्री में तेज उछाल की उम्मीद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आधे भारत के लिए मौसम मुसीबत का सबब बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 दिन दिल्ली वासियों को बारिश से राहत देने वाले होंगे। हालांकि 8 सितंबर से बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा। बात गुजरात की करें तो राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के अलावा पूर्वी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड के भी कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले के लिए बारिश की चेतावनी नहीं जारी की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं समुद्री इलाकों में तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे मछुआरों को समुद्र में न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में रामपुर जिले में NH 5 पर भारी भूस्खलन हुआ है। चट्टानें गिरने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, जिससे भारी बारिश का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। लेकिन तबाही के निशान गहरे हैं और वो हर जगह मौजूद हैं। बारिश की गतिविधियों में कमी से प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिली है। इसके साथ कल भरमौर में फंसे 500 से ज़्यादा मणिमहेश यात्रियों को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा जिला मुख्यालय लाया गया। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाकों में ज़रूरी सामान और दवाइयाँ हवाई मार्ग से पहुँचाई जा रही हैं। व्यास नदी पर पोंग, पंडो और सतलुज नदी पर भाखड़ा सहित प्रमुख नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ने से पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने का खतरा है। प्रकृति के कहर से मरने वालों की संख्या 350 को पार कर गई है। लगभग 8000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही 800 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मुख्य राजमार्ग भी बंद है। जल आपूर्ति लाइनें बह गई हैं, जिससे राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर पानी की भारी कमी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मकसूदगंज के रहने वाला प्रगतिशील किसान शोभाराम इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण है अपने धान के खेत में उनका अनोखा प्रयोग। दरअसल किसान शोभाराम ने खरीफ सीजन में अपने खेत में धान की रुपाई की थी। इसके बाद शोभाराम के मन में एक नवाचार आया, जिसके तहत उन्होंने धान के पौधों के बीच 5 फीट मेड़ बनाकर उसमें गेंदे की फूल की खेती की शुरुआत की। उनका कहना है कि बाजार में गेंदे के फूल की बहुत डिमांड है। उन्होंने आगे बताया कि जब तक धान की फसल तैयार होगी तब तक गेंदे में फूल आने शुरू हो जाएंगे। किसान शोभाराम ने बताया कि धान के ही खेत में गेंदे की फसल लगाने के साथ ही उन्होंने केले के पौधे भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से खेती करने पर किसान औसतन करीब 50,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लद्दाख में कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक मेगा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों और स्वयं सहायता समूहों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी उपज और नवाचारों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन LAHDC कारगिल के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मोहम्मद जफर आखुर ने किया।
डॉक्टर आखो ने विभागों और प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का दौरा किया और बेरोजगार महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु SKUAAST कश्मीर और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उच्च ऊंचाई वाले करगिल में शुरू की गई रेशम उत्पादन पहल की सराहना की। उन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली, प्राकृतिक खेती और मशरूम की खेती को अपनाने वाले स्वयं सहायता समूहों और प्रगतिशील किसानों की सराहना की और बेहतर बाजार मूल्यों के लिए जैविक तकनीकों को लाभ पर जोर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनुसंधान केंद्रों और क्षेत्रीय विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी प्रकाश डाला और स्थानीय उपज के लिए एक समर्पित बाजार स्थल की स्थापना हेतु कदम उठाने का आश्वासन दिया तथा नगर समिति कारगिल को एक स्थान चिन्हित करने का निर्देश दिया। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। देश में इस साल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने की संभावना है। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 46 लाख टन ज्यादा है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी साफ दिखाई देगा। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदण मंडी में 4 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि 5 सितंबर को इसमें 400 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव गिरकर 2,000 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही बोडेली मंडी में मक्का के भाव में नरमी रही और यहां मक्का 5 सितंबर को 5 रुपए लुढ़ककर 2,075 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में शुक्रवार को हाइब्रिड मक्का का भाव 1,855 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं अतरौली मंडी में पीली मक्का 1,950 रुपए, बबराला मंडी में देसी लाल मक्का 1,940 रुपए और जसवंत नगर मंडी में पीली मक्का 2,225 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार के दिन पोरबंदर और जसदण मंडी में ज्वार के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 4 सितंबर को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,350 रुपए, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 सितंबर को ज्वार का भाव था 3,000 रुपए। 5 सितंबर को इसके सौदे 260 रुपए चढ़कर 3,260 रुपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में सफेद ज्वार के भाव की बात करें तो बीते गुरुवार को सफेद ज्वार 3,600 रुपए पर बिकी। शुक्रवार को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,500 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के दक्षिण गुजरात के किसान धान, गन्ना, भिंडी, कंद फसलों और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें।
साथ ही यहाँ पर किसान गन्ने को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान नए लगाए गए बागों में सब्जियों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान मूंग की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। तेलंगाना में किसान धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में किसान धान की रोपाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में धान, गन्ना, मक्का, रागी, मूंगफली, अदरक, हल्दी, फलों और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में किसान सभी मौसमी सब्जियों की बुवाई कर लें। यहाँ इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के उत्तरी पूर्वी इलाकों में किसान मूंग की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं यहाँ के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में इस मौसम में मिर्च, बैंगन और टमाटर के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में काली मिर्च, कपास, अदरक, हल्दी और मक्का के खेतों में पानी जमा न होने दें। केरल के उत्तरी इलाकों के किसान केले को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में किसान केलों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के कावेरी डेल्टा इलाकों के किसान सांबा धान की नर्सरी लगा लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान MiG-21 को सितंबर महीने के अंत में आधिकारिक रूप से विदा कर दिया जाएगा। राजस्थान के नाल वायुसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया जाएगा। गणेश उत्सव के अंतिम दिन पर मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर लाल बागचा राजा के पंडाल में गणपति बप्पा की आरती की गई। बप्पा की आराधना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आया। आज गणेश उत्सव का आखिरी दिन है। इस दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है और उनसे अगले बरस जल्दी आने को आग्रह भी किया जाता है। इस क्रम में तेलंगाना के हैदराबाद में भगवान गणेश की 69 फीट ऊंची मूर्ति को ढोल बाजों के साथ धूमधाम से विसर्जन किया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज फिर से शुरू हो गया है। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। बिहार चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेसी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के लोग मेहनतकश, ईमानदार हैं और अपने पसीने से इस देश की मिट्टी को सींचते हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। कुपोषण एक गंभीर समस्या। दुनिया के कई देश हैं कुपोषण के शिकार। बच्चे और महिलाएं हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। क्या है कुपोषण? सेहत पर क्या होता है इसका असर? और क्या है इससे बचने के उपाय? अगर आप भी कुपोषण की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। कुपोषण कारण, लक्षण और बचाव। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।